हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी अ स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया। अब आप सभी को पता है कि अक्टूबर 7 2023 को हमास ने इजराइल पे अटैक कर लिया था। जब से इजराइल और हमास की वॉर चली आ रही है और इस वॉर को लगभग 15 महीने हो चुके हैं और अभी इसी सैटरडे को जो सीजफायर डील साइन हुई इजराइल और हमास के बीच में वो खत्म होने वाली है, जिसका फेज 1 हम अभी देख रहे थे और फेज 2 के लिए अभी बातचीत चल रही है इजिप्ट की कैपिटल कैरो के अंदर। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इजरायली आर्मी है, यानी कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, उन्होंने ये एडमिट किया कि ये हमारी गलती है, हमारा फेलियर था कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हमास हम पे अटैक कर देगा। और जब ये इन्वेस्टिगेशन बाहर आई तो इस इन्वेस्टिगेशन के तहत 77 अलग 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 इन्वेस्टिगेशन की गई। ये एक ब्रॉड इन्वेस्टिगेशन है जिसके अंदर 77 बार 77 टाइम्स अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की गई, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट आर्मी बेसेस, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स, जहां पे इजरायली सोल्जर्स और हमास मिलिटेंट्स का कन्फ्रंटेशन हुआ, उस पॉइंट्स पे हर जगह से इनपुट्स लिए गए, हर जगह से इंफॉर्मेशन ली गई और उसके बाद में इजराइल फोर्सेस ने कहा कि ये हमारा कंप्लीट फेलियर है कि हम प्रिवेंट नहीं कर पाए हमास का जो अक्टूबर 7 का अटैक था। और हम इमेजिन ही नहीं कर पाए कि हमास ऐसा कुछ कर सकता है। अब अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो पहली ये चीज है इस फाइंडिंग्स की, जो 2 फाइंडिंग है, बाद में मैं डिटेल में बात करूंगा कि क्या क्या फाइंडिंग्स है, कैसे हमास ने 3 वेव्स में अटैक किया और कैसे हमास 2017-18 से इस अटैक की प्लानिंग कर रहा था और अब बेंजामिन नेतान्याहू के ऊपर भी बहुत प्रेशर बन चुका है इस चीज को एड्रेस करने का। तो पहली बात तो इजरायली फोर्सेस ने यह कहा कि एक तो हमने हमास को अंडर एस्टिमेट किया, उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको मिसजज किया, और दूसरा हमें हमारी कैपेबिलिटीज पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, वी वर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड दैट्स व्हाई हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि हमास हम पे अटैक करेगा। आपको पता होना चाहिए कि हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाजा पट्टी में रहता है और या फिर उनके जो बेसेस हैं वो गाजा पट्टी में है। और जब ये अटैक किया गया तो जो इजरायलीज थे उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा और वो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि कहां है इजरायली डिफेंस फोर्सेस जब अक्टूबर 7 का अटैक होता है। तो अब इस अटैक के अंदर 5000 हमास मिलिटेंट जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं और उसके बाद में काफी सारे लोगों की जान जाती है और मोस्टली सिविलियंस की ही जान जाती है। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं वो पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने इजरायली एम्बेसडर ने यह कंफर्म किया कि प्रधानमंत्री पहले ऐसे थे जिन्होंने अक्टूबर 7 हमास अटैक के बाद में हमें कॉल किया और उसके बाद में ये पीएम मोदी साहब को जो है उनकी फ्रेंडशिप और इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहने के लिए थैंक्स कहते हुए नजर आते हैं। अब अभी तो 15 महीने हो चुके हैं, बट 1 साल के बाद में क्या डेटा था उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। तो इसमें 41,000 पैलेस्टियंस अभी तक डिस्प्ले जान गई है उनकी, 95,000 पैलेस्टियंस इंजर्ड हुए हैं। अब हमास जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है वो फाइट कर रहा है पैलेस्टीनियंस के राइट के लिए, उसी वॉर के अंदर पैलेस्टीनियंस की भी जाने गई हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर 17,000 मिलिटेंट्स किल्ड हुए हैं इजरायली मिलिट्री के द्वारा, जिसमें 720 इजरायली सोल्जर्स ने भी जान गंवाई है, जिसमें से 380 सोल्जर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई कब, जब अक्टूबर 7 में हमास ने अटैक कर दिया था। और इसका इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है कि अराउंड 2,15,000 हाउसेस डैमेजेस हुए हैं। अब चाहे से पैलेस्टीनियंस किल हुए हों, इजरायली सिविलियंस किल हुए हों, या फिर लोगों के घर डिस्प्लेस हुए हैं या लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा हो, लेकिन यह बहुत बड़ी वॉर थी, एक फुल स्केल इन्वेजन था ये हमास की तरफ से, जो कि 15 महीने चला है। और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेटा आते गए जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। बट अभी इजरायली हॉस्टेजेस कितने बंदी बना रखे हैं हमास ने, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो जब अक्टूबर 7 2023 को उन्होंने अटैक किया तो अराउंड 251 पीपल थे, इजरायलीज थे, जिनको इन्होंने हॉस्टेजेस बना रखा था, जिसमें 109 को इन्होंने जो आपके नेगोशिएशंस हुए उसके थ्रू इन्होंने रिलीज कर दिया, 8 को इजरायली मिलिट्री ने रिकवर कर लिया, 37 को रिकवर किया जिनकी जान ऑलरेडी जा चुकी थी, और 3 जो है इजरायली सोल्जर्स के द्वारा मिस्टेकनली उनकी जान चली गई, और 94 कहा जाता है कि अभी भी गाजा के अंदर हैं, जिसमें से प्रिज्यूम किया जा रहा है कि 34 लोग अभी अलाइव हैं और 60 अभी तक मारे जा चुके हैं। और जैसा आपको पता है कि अभी सीजफायर का फेज 1 चल रहा है, जिसमें यह नेगोशिएशन हुई थी कि जो इजराइल है वो अपनी तरफ से पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करेगा और
जो हमास के पास में हॉस्टेजेस हैं, हमास उन हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा। तो अभी 59 हॉस्टेजेस जो हैं अभी भी हमास के पास में हैं, और इजराइल ने अभी भी कुछ ऐसे पैलेस्टीन प्रिजनर्स हैं जो उनके पास में हैं। तो अभी जो सेकंड डील है उसके बारे में बात चल रही है, यानी कि जो सेकंड फेज है उसके बारे में बात चल रही है इजिप्ट के कैरो कैपिटल के अंदर। और अभी डिपेंड करता है कि जो हॉस्टेज प्रिजनर्स एक्सचेंज हुआ है फर्स्ट फेज ऑफ सीजफायर डील के, तो अब नेक्स्ट फेज में क्या बात होती है वो देखना होगा। अगेन बात यहीं पे आएगी, अगेन ये हॉस्टेजेस प्रिजनर एक्सचेंज होगा, लेकिन अब नेगोशिएशंस या जो टर्म्स हैं, जो डील के अंदर जो टर्म्स हैं वो कितनी चेंज होती है वो हमें देखने को मिलेगा। और इजरायली पीएम को तो तब गुस्सा आया था जब उन्होंने बोला कि आप इन मर्डरर्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, हमास को एलिमिनेट कर दीजिए। हुआ क्या था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का जो ये रिस्पॉन्स था ये निकल के जब आया, जब मिलिटेंट ग्रुप, जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है, उसने दो बहुत ही प्यारे बच्चे जिनका नाम है एरियल और कफीर बिब्बास की बॉडी को भेजा उनकी मां के साथ में। उन्होंने बोला कि इनकी जो है इनकी डेथ हो चुकी है। हमास की तरफ से रिस्पॉन्स आया, तब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बहुत गुस्से में थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सेकंड फेज जो है उसकी बातचीत चल रही है इजिप्ट के अंदर, जहां पे कुछ यूएस के ऑफिशियल्स हैं, कुछ कतर के ऑफिशियल्स हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कतर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू मिडिल ईस्ट, क्योंकि एक अनयूजुअल फॉरेन पॉलिसी है जिस तरीके से कतर जो है वो मीडिएट करता है इन सारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में, चाहे से वो यूएस तालिबान आपका मीडिएशन हो, या फिर बीच में जो पैलेस्टीन ग्रुप्स हैं उनके डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में मीडिएशन हो, उन सब में कतर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें ईरान का कहां से रोल आता है, क्या क्या इनकी एक्चुअल फाइंडिंग्स हुई, बेंजामिन नेतन्याहू पे क्या प्रेशर है, और साथ साथ में इन्होंने कैसे 2017-18 से प्लानिंग करी, उसके बारे में बात करने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 60% ऑफ, जिसमें कि आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट में। जैसे आप हिंदी मीडियम के हो, आप इंग्लिश मीडियम के हो, आप इंग्लिश के हो, आगाज 2027, जिसमें कि मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की एनसीईआरटीज को कवर किया है फ्रॉम 6 to 12, और 10 मार्च से मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज को कवर करता हुआ आऊंगा। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप UV50 कोड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि सीसेट आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, तो मधुकर सर ने एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड कोर्स डिजाइन किया है जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो 2999 में। अब एक बार लोकेशन की बात करते हैं। यहां पे है इजराइल, ये है गाजा पट्टी, ये है वेस्ट बैंक, और ये दोनों जो है यहां पे ये पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं। और पैलेस्टीन जो है वो अलग से अपने एक स्टेट की डिमांड करता है जिसको इजराइल मना कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि इजराइल पैलेस्टाइन वॉर बहुत टाइम से चली आ रही है। और इसको, इन पैलेस्टीन टेरिटरीज को सपोर्ट कौन करता है, इन पैलेस्टीनियंस को, इनको सपोर्ट किया जाता है गाजा स्ट्रिप पे जो है हमास, राइट, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। यमन में है हौदीज, और आपके लेबनान में है हेजबुल्ला। ये तीनों ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका ईरान इस्तेमाल करता है जिससे कि वो इजराइल और यूएस का जो इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल कर सके इस रीजन के अंदर। और ये जो सारे ग्रुप्स हैं, ये जो पैलेस्टीनियन सपोर्ट है या जो पैलेस्टीनियन डिमांड करते हैं अपने सेपरेट स्टेट के लिए, उसको फुलफिल करने की बात करते हैं। और इस पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा है ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज और पॉलिटिकल अलायंसेस के द्वारा, इस पूरे ग्रुप को हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है वो एक बार देखते हैं। पहली चीज तो मिसजजमेंट और मिसकंसेप्शन हमास के बारे में। हमास के बारे में मिसकंसेप्शन क्या हुआ, जब हमास ने 2007 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिप्लेस किया, तो इन्हें यह लगा, इजराइल को यह लगा कि ये जो हमास है ये वॉर नहीं चाहता है। जो इंक्वायरी हुई, पहली चीज तो ये, राइट। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही हमास आता है इस रीजन के अंदर, तो हमास पे कोई मॉनिटरिंग रखी ही नहीं गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमास पे ना तो निगरानी रखी गई, क्या वो प्लान कर रहे हैं, क्या वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, क्या कुछ वो ऐसा करने वाले हैं जिससे इजराइल के लिए खतरा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं किया गया। पहले तो ये सोचा गया कि ये वॉर ही नहीं कर सकते, दूसरा है उन पे कोई निगरानी भी नहीं रखी गई, और तीसरा जब इनको इंटेलिजेंस वार्निंग मिली भी तब भी इन्होंने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। तो ये सबसे बड़ी फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट की, जो इस रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि हमें लगा कि ये वॉर करेंगे नहीं, तो हमने ऐसे डिसीजंस लिए ही नहीं जिससे कि हम हमास पे अटैक कर सकें, या फिर हमास ऐसा कोई अटैक करे उसके लिए हम तैयार रहें। ये सारी चीजें साफ साफ निकल के आती हैं। अब इंटेलिजेंस ने यह भी कहा कि जो याया सिनवार हैं, जो कि हमास के लीडर हैं, ये बहुत ही बड़ी तरीके से प्लानिंग कर रहे थे, और इन्हें ही मास्टरमाइंड कहा जाता है 2023 अटैक का, जिनको लास्ट अक्टूबर में इजरायली फोर्सेस ने मार गिराया था। इनकी प्लानिंग 2017 से शुरू हो चुकी थी कि कैसे इजराइल पे अटैक किया जाए।
2023 पे एक्चुअल अटैक हुआ, लेकिन प्लानिंग 2027 में हुई, राइट। और इन्हें यह लगता था कि जो हमास है वो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि एयर लॉन्च, एयर स्ट्राइक्स कर देगा, ग्राउंड इन्वेजन्स नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो कुछ लगभग इन्होंने 8 ऐसे बॉर्डर पे पॉइंट्स बनाए हुए थे जहां से इन्वेजन की पॉसिबिलिटी है। बट हमास के पास में तो अराउंड मोर देन 60 अटैक रूट्स थे, मोर देन 60 अटैक रूट्स थे जहां से वो इजराइल पे अटैक कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, जो ये अटैक होने वाला था उसके कुछ ही टाइम पहले जो हमास मिलिटेंट्स थे उनके जो इजरायली सिम कार्ड्स थे वो भी एक्टिवेट हुए और उस वार्निंग को भी इन्होंने इग्नोर कर दिया। और इसीलिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस आज माफी मांग रही है, या फिर वो कह रहे हैं कि हम कंप्लीटली फेल रहे इस अटैक को काउंटर करने में। अब होता क्या है, जब ये अटैक होने वाला था तो हमास क्या है, बहुत सारे रॉकेट्स को लॉन्च कर देता है, और ये एक झांसा था, ये एक प्लॉय था, जिससे कि हमास जो मिलिटेंट्स हैं, जो अराउंड 5000 मिलिटेंट्स थे जो 3 वेव्स में घुसे, उन्होंने क्या किया, जो वहां पे सर्विलेंस कैमरास थे, क्योंकि होता क्या है, जो गाजा है, जो आपका आप गाजा पट्टी देखेंगे तो कहीं कहीं पे आपको कंक्रीट वॉल्स दिखेंगी और कहीं कहीं पे आपको फेंसिंग दिखेगी जहां पे रेगुलर पेट्रोलिंग होती है। अब गाजा के अंदर ही जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज है और जो इजरायली मिलिट्री है, उनका एक डिवीजन है जिसे इजरायली गाजा डिवीजन कहते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस गाजा स्ट्रिप को वो प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी ऐसे अटैक से, या फिर मिलिटेंट्स का राइज नहीं होने देंगे, राइट। बट वो फेल रहते हैं इस चीज में, और जो ये फेंसिंग है, जो पेट्रोलिंग है, इन सबको डिस्ट्रॉय करते हुए, इनका सबको डिस्ट्रक्शन करते हुए हमास मिलिटेंट्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं। कैसे? सर्विलेंस कैमरास को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब फोर्सेस को यह पता ही नहीं है कि हम पे अटैक होने वाला है तो वो इतने सचेत रहेंगे नहीं, इतने अवेयर रहेंगे नहीं, तो उस टाइम पे हमास तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ आएगा, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस उतनी प्लान्ड नहीं होंगे, जिस वजह से हमास के जो लीडर्स, हमास के जो मिलिटेंट्स थे, वो ओवर पावर कर देते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। अब ये जो ग्रीन में आप देख पा रहे हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहां से हमास फाइटर्स इजराइल के अंदर एंटर करते हैं। दूसरा, ये जो आप ब्लैक डॉट देख पा रहे हैं, ये वो इजरायली टाउन्स हैं जो कि इन मिलिटेंट्स के द्वारा इन्वेड किए गए। और फिर ये जो रेड में आप देख पा रहे हैं, ये रेड में वो साइट्स हैं जहां पे इजराइल ने रिटेलिएट किया, इजराइल ने दोबारा से अपना जवाब दिया जब ये सारी चीजें हुई वहां पे। अब 3 वेव्स का मतलब है, फर्स्ट वेव, अब देखिए, जो हमास मिलिटेंट्स हैं उसमें एक एलीट फोर्स है जिसका नाम है नुकबा, वो ऐसे दिखते हैं, आप देख सकते हैं, ये एलीट फोर्सेस हैं। तो 1000 से ज्यादा लोग जो हैं, अराउंड 1000 बोला जाता है, 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वो एंटर कर जाते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं इजराइल के अंदर, जिस तरीके से इंक्वायरी रिपोर्ट हमें पता चली है, क्योंकि उस टाइम पे हैवी फायर किए गए थे जिसने कवर प्रोवाइड किया था इनको। सेकंड वेव में 2000 मिलिटेंट्स, और बाकी थर्ड वेव में ऐसे कंसिक्वेंटली जो है मिलिटेंट्स एंटर करते हुए चले जाते हैं। कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 5000 टेररिस्ट यानी कि 5000 मिलिटेंट्स ने इन्फिल्ट्रेट किया था इस टेरिटरी के अराउंड ड्यूरिंग द अटैक। अब इंपॉर्टेंट बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने 2017 से कैसे प्लानिंग करी उसके बारे में मैं बात करूंगा। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ली जाती है इजराइल के टॉप जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी के द्वारा, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं कंप्लीटली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे लेता हूं। आई बियर द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ मी, ठीक है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ली है। और कहा जाता है कि इस फाइंडिंग्स के बाद में, अहेड ऑफ द रिलीज ऑफ द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग से पहले ही कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, जिसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल आपके हर्जी हलेवी भी हैं, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन को सबमिट कर दिया है और वो स्टेप डाउन करेंगे नेक्स्ट वीक में। अब कुछ इजराइल ये बिलीव करते हैं कि मान लीजिए कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पार्ट पे या इजरायली आर्मी के पार्ट पे कुछ गलती हो गई, बट कहीं ना कहीं वो एलिगेशन लगाते हैं बेंजामिन नेतान्याहू पे भी, और अब बेंजामिन नेतान्याहू पे भी प्रेशर बन रहा है कि कोई ऐसी ब्रॉडर इन्वेस्टिगेशन और लाई जाए जिससे पता चले कि पॉलिसी के लेवल पे कहां पे हमसे चूक हुई, कहां से हम पे फेलियर हुआ, ये चीज निकल के आती है। हालांकि ब्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए नेतान्याहू ने साफ साफ मना कर दिया है, और इन पे ये पॉलिसी फेलियर क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि जब आपको पता था कि हमास जो है पैलेस्टीन अथॉरिटी को रिप्लेस कर चुका है, तो एक तरीके से आपको पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ में कोई ना कोई कम्युनिकेशन रखना था, आपको हमास पे भी निगरानी रखनी थी, और अगर आप निगरानी रखते, आप कम्युनिकेशन रखते, तो शायद इस अटैक को अवॉइड किया जा सकता था। और इस पूरे रीजन में जो कि ऑलरेडी कंफ्लिक्टेड जोन है, हमें यहां पे ये वॉर देखने को नहीं मिलती जिसमें काफी सारे पैलेस्टीनियंस मारे गए, जिसमें काफी सारे सिविलियंस मारे गए, चाहे वो इजरायली हों या कोई और हो, वो लोग हों, राइट। और नेतान्याहू ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्होंने बोला है कि जो भी आपके कठिन सवाल हैं, जो भी आपके टफ क्वेश्चंस हैं, उनका मैं जवाब दूंगा, एक बार के लिए वॉर खत्म हो जाए। बट हमास ने इस अटैक की प्लानिंग कैसे की, कैसे उन्होंने गैदर किया ग्रुप्स को? अब पैलेस्टीनियंस में, पैलेस्टीन जो टेरिटरीज हैं उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्शंस हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं। कोई शायद सेक्युलर है, रिलेटिवली सेक्युलर है, कोई बहुत ज्यादा हार्डकोर इस्लामिस्ट है, इस तरीके की उनकी आइडियोलॉजीज हैं। बट
जो याया सिनवार हैं, उन्होंने प्लानिंग इस तरीके से की कि इन सारे ग्रुप्स को एक जगह वो लेके आए, क्योंकि उनका कॉमन एम था इजराइल को डिस्ट्रॉय करना, कैसे ना कैसे करके इजराइल पे बदला लेना, जिससे कि वो पैलेस्टीनियंस का जो सपोर्ट है, स्टेटहुड है, उसके बारे में बात कर सके। और इनडायरेक्टली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इजराइल, क्योंकि अभी इजराइल जिस तरीके से इजराइल और पैलेस्टीनियन वॉर चल रही है, उसमें पैलेस्टीनियन जो है वो अपना एक घर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है। तो ये सारे ग्रुप्स को इकट्ठा करते हैं, जिसमें मेजर 5 ग्रुप्स होते हैं: अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड्स, अल अक्सा मार्टिर ब्रिगेड्स, उमार अल कासिम फोर्सेस, मुजाहिदीन ब्रिगेड्स, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, और इसके अलावा बहुत सारे 5-7 ऐसे पैलेस्टीनियन फैक्शंस हैं जिनके साथ मिलके ये जॉइंट ट्रेनिंग करते हैं, जॉइंट ड्रिलिंग करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है डिफरेंट साइट्स पे। और इन एक्सरसाइजेस के जब वीडियो फुटेज बाहर निकल के आते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने क्या मास्टरमाइंड प्लानिंग की थी, क्योंकि एब्सोल्युटली यही चीज इंप्लीमेंट करते हुए नजर आए हैं जब अक्टूबर 7 में हमास ने अटैक किया था। अब होता क्या है कि इस प्लानिंग में अटैक करते हैं कि हम हॉस्टेजेस को कैसे बंदी बनाएंगे, दूसरा हम इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कैसे ब्रीच करेंगे, और तीसरा जो वहां पे कंपाउंड्स हैं उनको हम कैसे रेड करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर एक सेंटर भी बना रखा था जहां पे वो ये सारी चीजें देखा करते थे कि किस तरीके से चीजें ऑपरेट हो रही हैं, किस तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज और ड्रिल्स करवाई जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इमेजेस मैं आपके लिए लेके आया हूं, कैसे हम इजरायली टैंक को डिसेबल करेंगे। ये इन्होंने दिसंबर 2020 को पोस्ट किया, ये ट्रेनिंग वीडियो पोस्ट किया है दिसंबर 2020 को, और अटैक देखिए 2023 को हुआ है। यानी कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। अगर ये पोस्ट की गई थी तो आपने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि कोई एक मिलिटेंट अटैक ग्रुप जो है वो इजरायली टैंक को क्यों डिसेबल करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्लानिंग कर रहा है। और ऐसा ही हमें देखने को मिला। सेम कुछ वीडियोस पोस्ट हुई दिसंबर 2022 को कि हमने कैसे हम हॉस्टेजेस को बंदी बना रहे हैं, और सेम फिर आप अक्टूबर 2023 में आपको देखने को मिला, दिसंबर 2022 से अक्टूबर, जस्ट 1 साल पहले अप्रोक्सीमेटली। और ये सारी हमास की ट्रेनिंग साइट्स हैं जहां पे वो ट्रेनिंग ले रहे थे। अगर मैं बहुत ज्यादा मजबूत ट्रेनिंग ड्रिल्स की बात करूं तो ये वाला रेड वाले एरिया जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगी, और जहां पे अदर ट्रेनिंग साइट्स है, बाकी साइट्स हैं, वो ये छोटी छोटी साइज देखिएगा। मतलब कि गाजा डिवीजन में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऑलरेडी हैं, उनका एक ऑलरेडी गाजा डिवीजन है, और फिर भी ये लोग जो हैं वो क्या कर पा रहे हैं, वो ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, वो ड्रिल्स कर पा रहे हैं, और वीडियो भी पोस्ट किया जा रहा है, और फिर भी आपका ध्यान नहीं गया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये बहुत चिंताजनक बात है और बहुत डाउट में डालती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम इजरायली मिलिट्री की तारीफ करते हैं, इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद की तारीफ करते हैं, तो ऐसा उनसे चूक कैसे हो गई। अब ये देखिए, अक्टूबर 2023 में, ध्यान दीजिए, जस्ट 1 महीने पहले, मतलब उसी महीने के अंदर एक वीडियो पोस्ट किया गया कि हम कैसे गाजा की सिक्योरिटी फेंस को ब्रेक करेंगे, और 7 अक्टूबर 2023 को उन्होंने ऐसा ही किया। ये सारी चीजें गलती हो कैसे गई, तो ये मैंने आपको सारा बताया कि किस तरीके से इजरायली आर्मी ने एडमिट किया है कि उनसे चूक हुई है, उनका फेलियर रहा है, वो ये एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि हमास उन पे अटैक कर देगा, उनकी कैपेबिलिटीज को अंडरएस्टिमेट किया, अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर कॉन्फिडेंट किया। इस रिपोर्ट से जो फाइंडिंग्स निकल के आई, फिर उसके बाद में हमास ने कैसे वेव्स में अटैक किया और हमास कैसे प्लानिंग कर रहा है। बट एट प्रेजेंटली जो सीज फायर डील हो रखी है, जिसमें प्रिजनर्स का एक्सचेंज हो रहा है इन एक्सचेंज ऑफ आपके इजरायली हॉस्टेजेस, उसका अभी सेकेंड फेज क्या रहेगा इस सीजफायर डील का, उसकी बातचीत अभी इजिप्ट कैरो शहर में हो रही है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया बहुत बड़ा इवेंट जेईई नीट फाउंडेशन कैटेगरी के लिए, जो कि लाइव होगा जेईई नेक्सस बाय अनअकैडमी पे 7 बजे से 9 बजे, जो होने वाला है कल। बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारे फन हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह, सुनील ग्रोवर और रवि गुप्ता साहब सब आ रहे हैं। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी हो तो इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर, एंड एज ऑलवेज आई से, always remember, be a spokesperson for India.